हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको पता है कि जैसे आज क्लास जो है वो 15 मिनट्स लेट हो गई है ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, हम तो तैयार थे बट दैट्स हाउ टेक्नोलॉजी कभी कभी जो है वो ग्लिच आ जाता है। ठीक है, बट थैंक्स टू अवर टीम जिसने बड़ी जल्दी इसको हैंडल किया और रिमूव किया इस ग्लिच को। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यार। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है सब। अब देखिए साउंड ठीक हो गया होगा। अगर अब साउंड क्लियर है तो एक बार थम्स अप शो करिए। ठीक है, अंगूठा दिखाना है, अंगूठा छाप वाली हरकत नहीं करनी है, अंगूठा अंगूठा दिखाना है। यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। चलिए 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 चलिए, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। चलिए 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 आज शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास में ऑब्वियसली आज लेक्चर नंबर 3 है आपका, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। और आज क्या क्या डिस्कस करेंगे वो तो बताएंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है रूल्स टू अटेंड द क्लास। रोज ये बताए जाएंगे। समझदार को वैसे इशारा काफी होता है, जो ना समझदार होते हैं उनको बार बार बताना पड़ता है। तो मेरे को लग रहा है एक बार फिर बता सकते हैं हम लोग। ठीक है सर, हम ना समझदार है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट शायद लास्ट क्लास किसी ने अटेंड ना करियो। हमेशा शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन लगाइए, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि आप नोट्स बना सकें। कभी भी किसी क्लास को इन बिटवीन 10-15-20 मिनट बाद आके ज्वाइन नहीं करना है, और कभी भी किसी चैप्टर को मिडल में आके नहीं कहना है। जैसे आज थर्ड क्लास है और आपकी आज फर्स्ट क्लास हो, हाय सर, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट और सेकंड क्लास लेके आइए, नोट्स बना के आइए, लास्ट क्लास के नोट्स को रिवाइज करके आइए नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, और होमवर्क जरूर कंप्लीट करें अपना। आज भी होमवर्क डिस्कशन होगा बट क्लास के एंड में, जैसा लास्ट क्लास में हुआ था। कभी भी चैट में लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो कि करंट क्लास से रिलेटेड ना हो, क्योंकि एडमिन टीम में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। कहीं ब्लॉक ना कर दें, सब्सक्रिप्शन कैंसिल ना कर दें, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे उसके बाद। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बना लीजिए, फिर भी कुछ नोट्स रह जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछिए। अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि अगर किसी ने पहले डाउट्स चेक कर लीजिए। अगर आपका सेम डाउट किसी बच्चे ने ऑलरेडी पूछ रखा है तो वहीं पे सेम डाउट पे क्लिक कर दीजिए, दोबारा मत पूछिए। मैंने लास्ट क्लास के लगभग 120 या 130 डाउट खुद सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, बट कोशिश करिए यार एक डाउट को एक बार पूछे, मतलब कि बार बार बच्चा पूछता है उसी चीज को दोबारा लिखना पड़ता है, टाइम बहुत लगता है। मतलब ये 150 120 130 जितने भी डाउट्स थे सॉल्व करने में कम से कम 3 घंटे लगे हैं। ठीक है, तो फ्राइडे की नाइट को मेरे ख्याल से शायद 1 2 3 बजे तक यही काम चल रहा था हमारा। ठीक है, कभी भी वीडियो को हाई स्पीड में मत देखिए, नहीं तो आपको समझने में मुश्किल आ सकती है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, है ना। स्टार्ट करने से पहले, है ना, इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन, एंड द फ्लॉ का नाम क्या है? बैकलॉग। आज बैकलॉग को क्या कहेंगे हम? दैट इज नॉट टुडे। याद रखना इस बात को। ठीक है, सबसे पहले रिवीजन करेंगे यार लास्ट क्लास का। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, एवोगाड्रो नंबर के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक मास और उसके टाइप पढ़ेंगे, और लास्ट में डिस्कस करेंगे होमवर्क डिस्कशन, और नया होमवर्क भी आपको दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में जो हमने मेनली पढ़ा था वो एक तो हमने पढ़ा था मिक्सचर्स के बारे में, है ना। मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा कोई भी चीजें आपस में मिक्स करी जाए, ठीक है, किसी भी रेशो में, तो वो क्या कहलाते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर आगे कितने टाइप के होते थे सर? 2 टाइप के होते थे। एक था होमोजीनियस, एक था हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो थे जिनमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता था, सेम कॉम्पोजिशन होता था थ्रू आउट द मिक्सचर। आप बता ही नहीं सकते थे दो चीजें मिक्स हुई हैं, जैसे नमक और पानी कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा नमक कहाँ है पानी कहाँ है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वे होते थे जिनमें कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता था। ठीक है, जैसे रेत और पानी, रेत और पानी को मिक्स करेंगे, आपको पता है रेत अलग नजर आती है, पानी अलग नजर आता है, इनको क्या बोलते हैं आप? ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना सिखाया था, किसी एलिमेंट में भी, किसी मॉलिक्यूल में भी, ये मॉलिक्यूल है मान लो इसका, और किसी आयन में भी। ठीक है, तीनों एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है Z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? दैट इज A - Z।
ए माइनस जेड। यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर कितना है जेड, इंटू नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 2। इलेक्ट्रॉन वो भी जेड इंटू 2। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, पहले तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, फिर इंटू नंबर ऑफ एटम्स। बात करेंगे यहां पर प्रोटॉन्स की, वही एटॉमिक नंबर दैट इज जेड। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर, क्योंकि ये कैटायन है तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। कितने लूज किए होंगे, ये जितना चार्ज है, +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो Z -1। न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई, दैट इज A -Z। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्लास की क्या थी, बेसिकली समरी थी, ये सारी की सारी हमारे लास्ट क्लास की। ठीक है, ब्लड कैसे हेट्रोजीनियस है, आपको इसके लिए डीपीपी का सॉल्यूशन देखना चाहिए बेटा। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला फ्रेश टॉपिक, जिसका नाम क्या है, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ध्यान से सुनिए समझिए। क्या बोला था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने, कि कोई भी मैटर हो, ठीक है, इट डजंट मैटर कि कौन सा मैटर है, कोई सा भी मैटर हो, ये बना होगा एक बहुत ही छोटे पार्टिकल से, जिसे क्या बोलते हैं हम, एटम। यस, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है सर, मान लीजिए कोई भी आप एलिमेंट कंसिडर कर लीजिए। सर मैंने हीलियम कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो हीलियम के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, वो सारे एक जैसे होंगे। जैसे मान लीजिए ये मैंने कलर चेंज करना पड़ेगा, ये मैंने एक बैलून ले लिया, इसके अंदर बाबू मैंने फिल कर दिया हीलियम गैस, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हीलियम के एटम्स होंगे, करोड़ों अरबों खरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ठीक है, जो भी आप कहना चाहें, ये सारे एटम एक जैसे होंगे, सारे एटम एक जैसे होंगे। जैसे ये रहा हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे सर, जितना एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर, जितने प्रोटॉन होते हैं। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। मान लीजिए आपने गैस चेंज कर दी, अब की बार आपने यहां पर रख दिया कोई और गैस रख दी, मान लेते हैं O2 गैस रख दी यहां पे आपने, तो ऑब्वियसली इसके अंदर मिलियन बिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, O2 के होंगे, ठीक है। O2 के, ये रहा O2 में, इसके प्रोटॉन कितने आएंगे 16, इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे 16, और न्यूट्रॉन भी कितने आएंगे 16। मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके अंदर 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन 16 न्यूट्रॉन, इसके अंदर भी 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन 16 न्यूट्रॉन, 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन 16 न्यूट्रॉन। यही डाल्टन ने बोला था, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, इसी को लिख लेते हैं। ईच एलिमेंट, या ऐसे लिख देता हूं, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ गेट, I'm sorry, made up of atoms, या सेम एटम्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम गैस हैज लिखना है एटम्स ऑफ हीलियम,
ठीक है, ऐसे कोई और गैस होगी तो उसके एटम से बनी होगी। सर ये तो मॉलिक्यूल है बेटा, ये मॉलिक्यूल भी तो एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। नोट करना है, ये कहाँ से आ गए भाई आज बच्चे? मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ पे? भजन कीर्तन, कोई इबादत तो करा नहीं रहा, पढ़ा रहा हूँ और आपको नोट करना है। ये क्या हो गया भाई? सब ठीक है, तबीयत ठीक है? अगले साल एमबीबीएस करने के टाइम किसी को दवाई देने से अच्छा है पहले खुद दवाई लें, खुद ठीक हो जाए। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? तमाशा थोड़ा कर रहा हूं यार। कंसल्ट ए डॉक्टर। मेडिसिन ने इतनी तरक्की कर लिया कि कम से कम आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो हो सकता है। ठीक है, आइए और बात करते हैं। सर कंपाउंड कैसे बनता है? मैं पहले भी बता चुका हूं वैसे आपको, बट डाल्टन ने भी एटॉमिक थ्योरी में बताया था, तो मैं एक बार फिर बता देता हूं। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स रेशो में तो कंपाउंड बनते हैं। ये तो पहले भी बताया हुआ है, हाँ वो डाल्टन ने भी बताया था, तो बता देते हैं बेटा। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन of atoms of different elements। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिख सकते हैं, 10-15 सेकंड का मैं टाइम देता हूं आपको। हेलो, यस मैम। मैम वो यहाँ से निकल चुके हैं, आ रहे होंगे मेरे ख्याल से। मैं क्लास में हूँ मैम। ओके ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तब एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2H2 गैस, 1O2 गैस गिव्स यू 2H2O लिक्विड। हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स, यहां पर तो मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं बट वही है, एटम्स जो है, ठीक है, आपस में कंबाइन करके क्या बना लिया उन्होंने? दैट इज H2O बना लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि कोई नए एटम या तो क्रिएट हो गए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, बेटा जब भी कोई कंपाउंड बनेगा देयर इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। ऐसा नहीं होगा कि या तो एटम क्रिएट हो जाए या एटम डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, during formation of compound there is reorganization but no atoms are created। ना तो एटम क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एरर आ रहा है क्लास में। मैं सारे वर्जन्स के लिए एक बार कॉल कर देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो
उसको हैंडल किया जा सके। ठीक है, वेब वर्जन, सारे वर्जन बोल देता हूँ। वैसे तो वो देख रहे होंगे क्योंकि बच्चों को ब्लॉक करना पड़ता है ना, तो मेरी बात सुन रहे होंगे, बट स्टिल लेट मी गिव देम अ कॉल। तब तक आप लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो एरर। हेलो मैम, देखिएगा सारे वेब वर्जन चला के, मोबाइल चला के, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। सब कुछ चेक, हाँ मैम ठीक है, ओके मैम, ओके ओके, बाय बाय, ओके। हेलो, यस यस। यार मैं ना, आप 1 बजे के बाद कॉल करना प्लीज़, हाँ ठीक है। पागल कर देते हैं। हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से फायदा क्या हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉस्टुलेट में नहीं है, ये उसकी डिस्कवरी में है, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सर ये कौन से लॉज होते हैं बेटा? एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है, आर एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये पढ़ने भी है बेटा हमें इस चैप्टर में, ये हमें पढ़ने भी है, आज नहीं पढ़ने हैं बट पढ़ने हैं इसी चैप्टर में, मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी, ठीक है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, ठीक है, लिमिटेशंस भी थी। सर क्या लिमिटेशंस थी वो भी बताता हूं, आप 5 सेकंड का और टाइम ताकि बच्चे लिख लें। क्या लिमिटेशन थी वो अक्षय कुमार जी बताएंगे आपको, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, एक ही लाइन थी, ठीक है। ये रही पहली लिमिटेशन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई डू एटम्स कंबाइन। इतना तो उसने बता दिया था कि एटम कंबाइन करेंगे और रीऑर्गेनाइजेशन होगा एटम्स का, बट क्यों कंबाइन करेंगे ये नहीं बता पाया था। और एटॉमिक वेट के बारे में भी डाल्टन कुछ भी बता नहीं पाया था, ठीक है। और डाल्टन क्या ही रहे कि अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम है तो इस बात का ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत नहीं है, है ना। तो ये रही पहली लिमिटेशन, ये रही पहली लिमिटेशन। क्या डाल्टन की थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, डाल्टन की थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी कि एटम क्यों कंबाइन करते हैं, और इवन एटॉमिक वेट के बारे में भी नहीं बताया था, ठीक है। ठीक है, लिख लिया होगा, इतना सा ही लिखना है। डॉक्टर बनने जा रहे हो, मेरे को लग तो नहीं रहा कि इतनी छोटी चीज भी बतानी पड़ेगी कि यहां से लेके यहां तक लिखना है। इमेज इसी कारण यूज करी जा रही है क्योंकि बताया था कल को ब्रेन के डॉक्टर बनेंगे आप, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और भी लिमिटेशन थी। डाल्टन was not able to explain, was not able to explain लॉस ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सर ये कौन सा लॉ होता है बेटा? ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ना है बस, ठीक है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। एक कह रहा है क्लास गेटिंग बोरिंग। बेटा थोड़ी देर में मैं नाच के दिखाऊंगा, ठीक है, तुम पैसे लुटाना, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, बहुत अच्छा लगेगा, तब बेटा इंटरेस्टिंग लगेगी आपको क्लास, है ना। जिनको अभी इन्हीं क्लास में बोरियत होती है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जोलॉजी में, आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, बहुत शानदार एडवाइस दे रहा हूँ, छोड़ दो आज ही प्रिपरेशन, कुछ और सोचो, है ना। जो डॉक्टर होते हैं ना, सर्जन होते हैं मान लीजिए, ठीक है, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे, कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशन में लगातार ऑपरेशन चलता है, बीच में 10-15 मिनट मिलते हैं शायद बैठने के लिए या खाने के लिए, ठीक है। तुम्हें उसमें अगर इंटरेस्ट नजर आ रहा है तो बेटा ये कंटिन्यू करो,
नहीं तो आप, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आपको, ठीक है, आप बहुत अच्छा करेंगे जिंदगी में, बट ये एमबीबीएस की तरफ मत जाइए, कुछ और करिए, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, हाँ बेटा इग्नोर ही कर रहे हैं इनको बेटा, और क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चों को ना, बचपन से इग्नोर होते आ रहे हैं बेटा, ये इग्नोर्ड बाय फैमिली, इग्नोर्ड बाय टीचर्स, इग्नोर्ड बाय फ्रेंड्स, इग्नोर्ड बाय मोहल्ले वाला, इग्नोर्ड बाय रिलेटिव्स, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक, हमारी जो मेन क्लास जो है आज यहीं से बेटा शुरू होगी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, लिखने का टाइम दीजिए, वाह बेटा वाह वाह, ये लाइन लिखने के लिए भी टाइम चाहिए था आपको, जो दिया गया था, बट आप शायद अपनी बम को टिका लिए थे चैट बॉक्स के ऊपर। नेक्स्ट है बेटा एवोगैड्रोस नंबर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक नंबर है। जैसे 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 हम कहते नहीं है वन पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, है ना, कहीं जाने दो हंसों का जोड़ा बनाने की कोशिश भी करते हैं चैट बॉक्स में, दैट इज इक्वल टू 2। जैसे हम बोलते हैं वन डजन, एक दर्जन, जिसे इंग्लिश में डजन बोलते हैं, उसका मतलब होता है 12, ठीक है। ऐसे ही एवोगैड्रो नंबर भी, एवोगैड्रो नंबर भी एक नंबर ही है बेटा। जैसे वन पेयर का मतलब होता है 2, जैसे वन डजन का मतलब होता है 12, वैसे वन एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कई बुक्स में यहां पर 6.023 भी लिखा होगा, 6.023 भी लिखा होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हम लोग क्यों आई एम सॉरी, सो सॉरी क्या यार शिट, हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे 6 इंटू 10⁻23। क्यों? क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, थिंक विदाउट इंक लगाने में बहुत आसानी होगी। मैं जानता हूं मैक्सिमम बच्चों को इस एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पता होगी, बट स्टिल मैंने अपनी तरफ से लिख दिया 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 6 इंटू 10⁻23 लेके चलेंगे, ठीक है। एंड एवोगैड्रो नंबर को ही ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखना, एवोगैड्रो नंबर को भी ऐसे भी लिखा जाता है, कैपिटल एन यहां पर ए सबस्क्रिप्ट में, या ऐसे भी, और एन नॉट। बाबू एन ए एवोगैड्रो नंबर है या एन नॉट एवोगैड्रो नंबर है, दिस इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको मैंने बता ही दी है, 6.022 इंटू 10⁻23। बेटा ये एवोगैड्रो नंबर है, ये नहीं, ये नहीं, ये सोडियम का एटम है। अगर एन कैपिटल लिखा है, ए स्मॉल लिखा है, ये सोडियम का एटम है। अगर एन कैपिटल लिखा है, ए भी कैपिटल लिखा है, बट सबस्क्रिप्ट में लिखा है, सबस्क्रिप्ट होता है नीचे लिखा है, वो है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, इसको साइन को अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर एवोगैड्रो नंबर से हमें पता क्या चलता है? जैसे जैसे मान लो मैं कहूं मेरे पास 1 डजन पेन्स हैं, तो बताओ मेरे पास कितने पेन्स हैं? सर 12 पेन्स हैं। सर अगर मैं बोलूं मेरे पास 2 डजन पेन्स हैं, तो बताओ मेरे पास कितने पेन्स हैं? 2 इंटू 12 दैट इज 24 है। 3 डजन होते 3 इंटू 12 36 है, एंड सो ऑन। अगर मैं कहूं मेरे पास 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन्स हैं, कितने एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन्स हैं, तो कितने पेन्स हैं मेरे पास? 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको मैं 6 इंटू 10⁻23 भी लिख सकता हूं। अगर मैं कहूं मेरे पास ट्वाइस ऑफ दैट, ट्वाइस होता है दो गुना, डबल बोल सकते हैं, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन्स है, तो कितने पेन्स होंगे? 2 इंटू, फिर वही एवोगैड्रो नंबर दैट इज 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, या 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर एवोगैड्रो नंबर से हमारा फायदा क्या है? फायदा क्या? कोई फायदा भी तो होगा, तभी तो हम एवोगैड्रो नंबर को यूज कर रहे हैं, बहुत सही है। और यही हमारा एक इंपॉर्टेंट MIT बन जाएगा।
पहले इसको समझेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्लास में फिर वही बात, हर एक क्लास एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी गलतियों से सीखा है, आपने पिछले साल की गलतियों से, तो इसका मतलब आप लास्ट क्लास रिवाइज करके आए। मेरा विश्वास है आपके ऊपर ना, ठीक है। अगर आप मेरे ऊपर, मैं आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करूंगा तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी, ठीक है। जिनको विश्वास नहीं है वो बेटा, तभी तो सर ने आपको क्या बोला है, 7 बैचेस दिए ना, आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वहां पर भी, ठीक है। किसी एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया पर्सनली कि जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था वो एनसीईआरटी में नहीं है। तो बेटा इसमें मेरी गलती नहीं है कि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी आती है, तो दैट्स नॉट माय फॉल्ट, ठीक है। अभी आज भी कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, फिर भाई आप तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी हवा हवा में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको नहीं दिखेगा, आपको पता ही नहीं है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है। यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बात है, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है, और पीवाईक्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, आए हुए हैं, ठीक है। सो मेक श्योर करें कि अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी या आपको पढ़नी नहीं आती तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एनसीईआरटी से बाहर जा रहा हूं। जहां पर मुझे लगेगा मुझे बाहर जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, ठीक है, वो जो कि बहुत कम बार होगा, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज एमआईटी? एमआईटी है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। ध्यान से मेरे बच्चे सुनिएगा। क्या हमने 3 तरह के पार्टिकल पढ़े हैं लास्ट क्लास में? यस सर। एक पढ़ा है एटम, एक पढ़ा है मॉलिक्यूल, एक पढ़ा है आयन। इन तीनों के एक प्रकार मास पढ़े थे हमने। एटम का हमने ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास जिसे मोलर मास भी बोलते हैं, और आयन का हमने ग्राम फॉर्मूला मास या जिसे फॉर्मूला मास भी बोलते हैं, वो पढ़ा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, किसी भी एटम के ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। क्या बोला? मेरे को लग रहा है कि मैं, आप मत रब करना बेटा, आप मत रब करना। मुझे थोड़ी लाइन बड़ी चाहिए थी तो मैंने MIT के लिए अगला पेज चूज कर लिया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनना जरा, क्या लिखा है? ईच एटम, हर किसी एटम के ग्राम एटॉमिक मास में हैज Na एटम्स। क्या सबको Na का मतलब पता है? यस सर, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। सर अगर मैंने एटम नहीं, मैंने मॉलिक्यूल रखा, कोई बात नहीं, ईच मॉलिक्यूल कर देना बस, कि ग्राम एटॉमिक मास थोड़ा आएगा सर, अब की बार तो आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसे मोलर मास भी बोलते थे, हैज Na मॉलिक्यूल्स। सर किसी भी आयन के ग्राम फॉर्मूला मास या जिसे फॉर्मूला मास भी बोलते थे, उसके अंदर Na आयन्स होंगे। क्या ये बात क्लियर है आपको? मैंने टोटल आयन्स लिखे हैं, ठीक है। ठीक है सर, ईच एटम के लिखा है, ईच एटम के, जिसको अगर इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे लिख लो, ईच एटम्स, ठीक है। आइए अब बेटा इसको अप्लाई करके देखते हैं, जो समझा है उसको अप्लाई करके देखते हैं। इतना समझ सबको आ चुकी है कि ये मैंने क्या लिखा है? सर ये आपने लिखा है हाइड्रोजन का एटम, जिसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है। मुझे जल्दी से बताइए क्या लिखा हुआ है?
हाइड्रोजन एटम के ईच, मतलब यहां हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हीलियम लेता, हीलियम की बात कर लेते, नियॉन लेता, नियॉन की बात कर लेते, सोडियम लेता, सोडियम की बात कर लेते, जो भी, मैंने हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन के ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। क्या हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, इसी को ग्राम में लिख देते थे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम है। यस सर। जल्दी से बताइए, क्या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये ग्राम एटॉमिक मास है उसका हाइड्रोजन का, हैज एटम्स, कितने एटम्स होंगे सर, वो लिखा हुआ है एवोगैड्रोस नंबर। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस और नो? अगर मैं पूछूं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में इतने एटम्स हैं, तो 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी, बी क्विक। 1 ग्राम में Na एटम्स हैं, 5 ग्राम में कितने होंगे? 5 इंटू Na। वेरी गुड। 1 रुपए की इतनी टॉफी आती है, तो 5 रुपए की कितनी आएंगी भाई, उसको मल्टीप्लाई कर देना, 5 इंटू Na। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले रहा हूं। क्या सबको पता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यही होता है? यस सर, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मुझे जल्दी से इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाइए। सर वो तो लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले एटॉमिक मास रखते थे, दैट इज 1 इनटू नंबर ऑफ एटम्स। बताओ यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने सर? 2, तो 2 ग्राम आ गया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सर? Na होंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 ग्राम, जो कि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, 2 ग्राम ऑफ H2 हैज मॉलिक्यूल्स, दैट इज Na की वैल्यू आपको पता ही है, 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। जल्दी से ऐसा करिए, इसके 6 ग्राम ऑफ H2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, लिख के दिखाइए। 2 ग्राम में अगर Na है तो 6 में कितने होंगे? बी क्विक, और जल्दी से बाकी लिख भी लीजिए, क्योंकि 10-15 सेकंड में अगले पेज पे चले जाएंगे हम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। बहुत सारे बच्चे जो हैं, इसी कारण चैट बहुत स्पीड चल रही है, तो मैं नाम भी पढ़ नहीं पा रहा हूं, है ना, बहुत फास्ट भाग रही है। ठीक है, 2 ग्राम में अगर Na आएंगे, 6 ग्राम में कितने आएंगे? इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो बाबू इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर। चलिए, ये क्या है? ये सर ये हाइड्रोजन का कैटायन है, और ये क्या है सर? ये हाइड्रोजन का एनायन है। ये कैटायन है हाइड्रोजन का, ये एनायन है हाइड्रोजन का। क्या हमें इसका ग्राम फॉर्मूला मास, या आप फॉर्मूला मास निकालना आता है, या आयनिक मास निकालना आता है? हाँ सर, निकालना आता है, बताएंगे आप? GFM, ग्राम फॉर्मूला मास, चाहे H पॉजिटिव का निकाल लो, चाहे H नेगेटिव का निकाल लो, करना वही है। सबसे पहले एटॉमिक मास इनटू नंबर, चाहे इसका फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे इसका फाइंड आउट कर रहे हो, ये भी एक है, ये भी, या तो इसका कर रहे हो या इसका कर रहे हो, सर 1 ग्राम ही आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जल्दी से बताइए, 1 ग्राम चाहे H पॉजिटिव का होता या H नेगेटिव का होता, इसके अंदर आयंस कितने होंगे? आयंस कितने होंगे? आयंस कितने होंगे, चाहे H पॉजिटिव का हो चाहे H नेगेटिव का हो। इतनी देर में बच्चों का कोई अगर डाउट आया होगा तो डाउट देख लेते हैं। रीसेंट डाउट, इसको साइड में कैसे करना है यार? ऐसे पकड़ के करना होगा। हाँ सर, एक्सप्लेन अगेन। क्या एक्सप्लेन करूं? अरे सर लास्ट का समझ नहीं आया बेटा। 2 रुपीज की अगर Na टॉफीज आती हैं तो 6 रुपीज की कितनी आएंगी? 3 इंटू Na। बेटा ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है मेरे ख्याल से, फर्स्ट या सेकंड क्लास में। रिपीट कर दीजिएगा। रिपीट कर दिया, अभी अभी यही रिपीट किया। अच्छा सर, रिपीट कीजिए 3Na कैसे? बेटा आज आप ऐसा ही करिए, आज एक शॉप पे जाइएगा। शॉप होता है दुकान, वहां पर जाके कोई टॉफी खरीदिएगा, टॉफी, या जिसे बोलते हैं कैंडी बाबू। ठीक है,
₹2 वाली। अगर ₹2 की एक टॉफी आती है तो ₹6 की कितनी टॉफी आएंगी बाबू? हाँ, है ना? 2 की एक आती है, 6 की, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, और 1 इंटू 3 बेटा 3 ही होता है। ठीक है, हो गया बेटा रिपीट। चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि काफी बेसिक चीज थी ये, कोई बात नहीं, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 3rd 4th क्लास का मैथमेटिक्स जरूर आता होगा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपको 12th क्लास तक का या 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स आता होगा। चलो नहीं भी आता है मैं उसको भी आसान कर देता हूं, आज के बाद मत पूछेगा फिर ऐसी चीजें। देखो यार, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं मीठा नहीं बोलता हूं, कारण मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा जो भी मीठा बोलता है, ठीक है, वो आपको शुगर ही करवा सकता है, आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। कभी आपने देखा है, बुरा मत मानना मेरी बात का, कभी आपने देखा आपके घर में ज्यादा डांटने वाले लोग कौन है? ज्यादा डांटने वाले लोग कौन है? या मम्मी होंगी, या पापा होंगे, या कोई बड़ा भाई बहन होगा, या कोई क्लोज, ऐसा ध्यान से सुनना आप, कोई ऐसा क्लोज रिलेटिव होगा जो अनफॉर्चुनेटली खुद पढ़ नहीं पाया किसी भी कारणवश, शायद पैसों की कमी के कारण या घर के हालात के कारण या किसी भी कारण, ठीक है ना? पता क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कंसर्न्ड है, वो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, ठीक है। मैं आज तक, है ना, हम पढ़ाते हैं, है ना, आप टीच करता हूं मैं, ठीक है। हमारे लिए विद्या, है ना, विद्या कह लो, पढ़ाई कह लो, जो मर्जी कह लो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। कुछ का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरे लिए तो एटलीस्ट नहीं है मेरी लाइफ में, ठीक है। मैं विद्या की कसम खा के कह रहा हूं, मैं आप लोगों को पूरा साल वैसा ही ट्रीट करूंगा जैसा कि मैं अपने बेटे को ट्रीट करता हूं, बड़े वाले को। छोटे वाले ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, उसको जितनी बात पे डांट पड़ेगी आपको भी पड़ेगी, उसको जितने प्यार से बुलाया जाएगा आपको भी बुलाया जाएगा, उसको जितनी फटकार पड़ेगी आपको भी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि इट्स इक्वल, बिल्कुल इक्वल बिहेवियर होगा आपके साथ। आपको अच्छा लगे बहुत अच्छा, आपको अच्छा ना लगे तब भी अच्छा, मतलब कि उसके बारे में मैं तो अपना स्टांस क्लियर कर रहा हूं, मैं तो अपना क्लियर कर, मैं बता सकता हूं कि मैं क्या करूंगा, ठीक है। अगर वो आज 4th क्लास में हो गया है, ठीक है, अगर वो भी अगर ऐसी बातें करेगा, मुझसे पूछेगा कि पापा कैपिटल ABC और स्मॉल ABC कैसे लिखी जाती है, तो मैं उसको भी डांटूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको लगे नहीं नहीं हमें तो डांट नहीं खानी है, आप मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं अपने लिए आपका स्टांस चेंज कर दूं, अपने काम से मैं कहूं कि मैं बेईमानी करना शुरू कर दूं, वो तो मैं नहीं करूंगा, ना ही मैं झूठ बोलता हूं, ना मैं करूंगा, मैं आपको पहले बता दूं आपको, ठीक है। अच्छा लगे बहुत अच्छा, नहीं लगे ना सही, वो उसमें आपको कि मेरे कारण आप अपनी आदतें बदल दो, ठीक है भैया, 2 दशक ऐसे ही नहीं हुए हमें ना, ठीक है। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। अगर देखिए अगर किसी को छोटी सी भी प्रॉब्लम थी, मैं एक बार आज डिस्कस कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या अगर कभी भी बेटा एक के लिए आपको कोई भी चीज पता हो, जैसे ₹1 या 1 ग्राम जो भी कह लेना, उससे x आता है, और हमेशा आपको 5 के लिए फाइंड आउट करना हो, तो मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई। छोटी चीज के लिए पता हो, बड़ी के लिए निकालना हो तो मल्टीप्लाई करना है। ₹1 के लिए पता हो, 5 के लिए निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। उल्टा कर लेते हैं, ₹10 के लिए पता है, मान लेते हैं y आता है, तो ₹1 के लिए निकालना है, तो बेटा डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो मैं अपने बेटे को भी सिखाता हूं, सिंपल डिवीजन है जो उसको सिखाता हूं, आपको भी बता रहा हूं, बट अब आप याद रखिएगा प्लीज, है ना। कोई बात नहीं, अगर बेसिक वीक है आई विल हेल्प यू, बट ये हरकत अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, है ना, प्लीज, मतलब इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। आइए, जैसे यहां पर एक बार बता देता हूं, 2 के लिए पता था, 6 के लिए निकालना था, है ना, ये वैल्यू छोटी है ये बड़ी है तो मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू छोटी है ये बड़ी है तो मल्टीप्लाई करना है, बड़ी के लिए पता है छोटी के लिए निकालना है तो डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए आइए प्लीज इस टॉपिक पर वापस चलते हैं। 1 ग्राम जो कि इसका ग्राम फॉर्मूला मास है, चाहे H पॉजिटिव हो H नेगेटिव हो, उसके अंदर कितने आयंस होंगे, दैट इज Na आयंस होंगे। किसके बेटा? फिर वही बात, अगर आपने H पॉजिटिव लिया है तो H पॉजिटिव के, अगर H नेगेटिव के बात कर रहे हो तो H नेगेटिव के, ठीक है। अब
एक कहूं या तीन कहूं, तीन क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, हाइड्रोजन के एटम का, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन के आयन का। अब यही तीन क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे एटम्स फाइंड आउट करके दिखाइए। 8 ग्राम ऑफ हीलियम में, हीलियम का सिंबल ये रहा। मुझे मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करके दिखाइए। 8 ग्राम ऑफ हीलियम में, हीलियम का मॉलिक्यूल भी यही होता है, एटम भी यही होता है, मॉलिक्यूल भी यही होता है, पहली क्लास में सिखाया। मुझे आयंस फाइंड आउट करके दिखाइए 8 ग्राम ऑफ हीलियम 2 पॉजिटिव में। सर आपने कैटायन क्यों रखा, एनायन क्यों नहीं रखा? क्योंकि जनरली ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बट एनायन रख सकते थे, हाँ रख सकते थे। मुझे जल्दी से ये क्वेश्चन करके दिखाइए, बी क्विक। बच्चों के आंसर आने भी शुरू हो गए हैं, काफी आंसर सही है। क्या ग्राम एटॉमिक मास, लास्ट क्लास आप रिवाइज करके आए हैं बेटा हीलियम की, सॉरी केमिस्ट्री की? क्या ग्राम एटॉमिक मास यही होगा 4 ग्राम? यस। क्या हमने MIT में अभी अभी पढ़ा है, हर एक एटम के ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स होंगे। इसका ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम आया, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम के पास एटम्स कितने होंगे? सिर्फ 4 ग्राम ही होंगे, सॉरी Na होंगे। है क्या कर रहा हूं मैं भी? आइए, हमें 8 ग्राम में निकालना है बाबू, 4 ग्राम में पता है, 8 ग्राम में निकालना है। देखो यहां से देखो, ध्यान से देखो, इसी को थिंक विदाउट इंक कहते हैं, ठीक है? कई टीचर पता क्या कहेंगे, पहले 8 ग्राम नहीं, पहले ना 1 ग्राम के लिए निकालो। 1 ग्राम के निकालने के लिए Na से क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर 8 ग्राम के लिए निकालो, फिर Na/4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये 2 करो, फिर आंसर 2 Na आएगा। अरे भैया इतना पेपर में टाइम होता तो फिर सारे ही ना डॉक्टर बन जाते, सारे ही ना डॉक्टर बन जाते। करना क्या यार, 8 ग्राम के लिए फाइंड आउट करना है ना? यस सर। बताओ 4 से 8 जाने के लिए क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा? यस सर। तो यहां पर भी यहां से यहां जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Na आ गया, खत्म सर। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक। फाइंड मॉलिक्यूल्स, बेटा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हीलियम का 4 ग्राम ही है, क्योंकि इसका एटम और मॉलिक्यूल सेम होता है। तो बस फिर यार आंसर यही वाला है, सेम 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 सेम। अब दोबारा थोड़ा करके दिखाऊंगा, दोबारा थोड़ा करके दिखाऊंगा, बस मॉलिक्यूल लिख देना अब इसे, क्योंकि हीलियम का एटम और मॉलिक्यूल सेम होता है। यहां पर बात करते हैं फिर भाई, इसका ग्राम फॉर्मूला मास वही आना, 4 ग्राम। 4 ग्राम ऑफ हीलियम 2 पॉजिटिव हैज आयंस Na, तो 8 ग्राम में कितना होगा? फिर भाई 4 से 8 जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Na। क्या ये सबको क्लियर है? यस और नो, यस और नो। यस के लिए सिर्फ Y लिखें, N के लिए सिर्फ, नो के लिए सिर्फ N लिखें। 10 सेकंड का टाइम, हम आगे बढ़ सकें ताकि यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सिर्फ आंसर बताइए। ट्रू लिखिएगा अगर आपको समझ आ गया, फॉल्स लिखिएगा, T मतलब ट्रू, F मतलब फॉल्स अगर आपको समझ नहीं आया तो। 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूं। बोलिए। ट्रू का मतलब है आपको समझ आ गया, F का मतलब है आपको समझ नहीं आया। पोल आएगा इसमें, यस नो वाला? अच्छा वोट टाइप, हाँ बेटा वोट टाइप कर लेते हैं। आइए वोट, यस लिख दीजिए अगर समझ आ गया है, नो लिख दीजिए अगर समझ नहीं आया है तो।
अच्छा, सामने पोल नजर आता है, थम्स अप थम्स डाउन। अच्छा अच्छा, मेरे को भी आ रहा होगा नजर, इसका मतलब नहीं, मेरे को नहीं आता, सामने नजर आता है। चलिए 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 चलिए, सबको समझ आ गया। देखो इसी लाइन को बेटा मैंने कहाँ गई, ये रहा, इसी लाइन को मैंने दोबारा लिखा है, इसी लाइन को दोबारा लिखा है। मैंने क्या बोला, हर एक एटम के ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स होते हैं, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकता हूं Na एटम्स का मास ग्राम एटॉमिक मास होता है। बात तो एक ही है। 1 रुपए की 2 टॉफी आती हैं, या 2 टॉफी 1 रुपए की आती हैं, ये बात तो एक ही है ना, वही लाइन लिखी है, कोई नई चीज तो नहीं लिखी, कोई नई चीज तो नहीं लिखी, ठीक है। आइए पोल को स्टॉप कर देते हैं, आंसर यहीं पे आएगा, शो रिजल्ट। ये तब तक कैलकुलेट करता रहेगा। यहां पर लिखा हुआ है हर एक मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। 94% बच्चों ने सही बोला है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर आवर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। बंद कैसे करना है इसको, अच्छा अब हो जाएगा बंद, ठीक है। क्या मैं इसी लाइन को ऐसे लिख सकता हूं, Na मॉलिक्यूल्स का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, जैसे मैंने बोल दिया Na एटम्स का मास ग्राम एटॉमिक मास होता है, Na मॉलिक्यूल्स का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, Na आयंस का मास ग्राम फॉर्मूला मास होता है। यही लाइन लिखी हुई है यहां पर, बस एटम के लिए लिखी हुई है, बस एटम के लिए लिखी हुई है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। पोल नहीं आता तो बेटा आप चैट में आंसर दे सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे क्लास में, आज तीसरी क्लास है, मैंने सिंगल चॉइस क्वेश्चन भी लिए हैं, मैंने असर्शन एंड रीजनिंग भी कराए हैं क्लास में, और आज हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह पाएंगे कि किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आए वो क्लास में या डीपीपी में आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी। ये पहले क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करिए। ये रहा पोल, मैं आपको 60 सेकंड्स का नहीं 90 सेकंड का टाइम दूंगा, क्योंकि पोल जल्दी आ जाता है। पोल स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा साइड में कर देते हैं, आप आंसर बताइए, मैं भी आपके साथ सॉल्व करता हूं बोथ। अच्छा, कईयों को यही नहीं पता होगा, मैं सिंबल इसका लिख देता हूं, है ना बाबू, कईयों को नहीं पता होगा, तो देखो ये तो मेरा काम है, ये आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये मिलेगी। अब करते हैं, both 12 gram of carbon and 27 gram of aluminium will have 6.02 into 10 raised to 23। कोई कहेगा आपने एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ये लिखवाई थी, अरे एक ही बात है भाई, एक ही बात है। 12 ग्राम, ये रहा इसका ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम, यस। ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स होते हैं, बिल्कुल। इसका ग्राम एटॉमिक मास 27 ग्राम है, तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में भी Na एटम्स होंगे, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्राम एटॉमिक मास के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, यस, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही ट्रू है, यस, और स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इसका ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम है, तभी तो इसके अंदर Na एटम्स हैं। इसका ग्राम एटॉमिक मास 27 ग्राम है, तभी तो इसके अंदर Na एटम्स हैं। तो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रही है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पोल को कर देते हैं स्टॉप, ये अपना कैलकुलेशन में, अच्छा मुझे बताना भी तो पड़ेगा, अरे आजा भाई, कहीं तो मान जा हमारी बात कैसे होगा तू, कैसे, मैं थोड़ा सा ना टेक से अभी बंदा नहीं हूं यार। पोल स्टॉप हो तो गया, अच्छा अच्छा ऐसे करना होता है, सॉरी हाँ, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, पुरानी जनरेशन का ना, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अरे बहुत यार, 80% बच्चों का सही है, बहुत है यार, बहुत है। ब्लेज हैं, मोहम्मद फरीद हैं, राजवर्धन हैं, कुमकुम हैं और जयश्री हैं, और बाकी बच्चों का भी बहुत अच्छा बेटा, जिनका आंसर करेक्ट है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दोबारा मैं इसका पोल दे रहा हूं, और देखिए इस क्वेश्चन को ना मैं थिंक विदाउट इंक से करके दिखाऊंगा, थिंक विदाउट इंक से करके दिखाऊंगा। आइए दोबारा पोल स्टार्ट करते हैं, 90 सेकेंड, पोल स्टार्ट कर दिया, इसको साइड में कर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। 1 ग्राम Ag, 1 ग्राम मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम लिथियम, सबका एटॉमिक मास दे रखा है। क्या इसके 108 ग्राम में 108 ग्राम में Na एटम्स होंगे, 108 ग्राम में Na एटम्स होंगे, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, ज्यादा दे रखा है, कम निकालना है, तो आएगा Na/108। यहां पर
24 ग्राम में Na एटम्स होंगे तो 1 ग्राम में कितने होंगे? Na/24। इसके 16 ग्राम में Na एटम्स होंगे तो 1 ग्राम में कितने होंगे? फिर भाई ज्यादा दे रखा है, कम निकालना है, डिवाइड कर दो। 7 ग्राम में Na एटम्स होंगे, 1 ग्राम का निकालना है, तो ज्यादा दे रखा है, कम निकालना है, डिवाइड कर दो। क्या जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, वो वैल्यू सबसे छोटी आती है। बट हमें छोटी नहीं पूछी, हमें तो मैक्सिमम पूछा है। जब डिनोमिनेटर सबसे छोटा, डिनोमिनेटर सबसे छोटा, तो वैल्यू सबसे बड़ी, वैल्यू सबसे बड़ी, वैल्यू सबसे बड़ी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पोल को करेंगे स्टॉप। ठीक है, रिजल्ट को देखेंगे। अगर कोई बच्चा कहे नहीं सर मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपको करके दिखाता हूं एक बार। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखी हैं। 40% नहीं, 52% का सही है। फिर ठीक है, 50। वरुण है, सक्षम है, ऋषभ है, शिवम है और इंद्रजीत है। वेल डन बेटा। ठीक है, देखो यार, ऐसे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखे थे, चारों को सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। और अगर आपने एक एक में ऐसे लिखना शुरू किया, 7 ग्राम ऑफ लिथियम हैज एटम्स Na, तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम हैज एटम्स दैट इज Na/7। फिर किसी का दिमाग चल पड़ा कि Na की वैल्यू रखूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 7। सर मैं तो पहले इसको ऐसे कन्वर्ट कर लूंगा, ये 3 0 से इसके 3 0 काट दिए। अब मैं 6022 को 7 से डिवाइड करूंगा। ठीक है भाई, ऐसे करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन सही आएगा तब भी आपका आंसर। बट क्वेश्चन करने में लगेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट। हमें फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है कि क्वेश्चन को 10 या 20 रीड करने के बाद 10-20 मैक्सिमम 30 सेकंड से पहले पहले आंसर देना है। आज आपने थिंक विदाउटिंग में एक और बात सीखी, क्या? छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, छोटे। मैंने अपने माइंड में पता है कैसे क्वेश्चन किया, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो वैल्यू सबसे छोटी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा उसकी वो वैल्यू सबसे बड़ी। लिखो इसे कॉपी में, कॉपी में लिखो। दोबारा बोलता हूं, धीरे धीरे बोलता हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं बट दोबारा बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा, ताकि आप थिंक विदाउट इंक सीखें। अरे भाई, बिना पेन उठाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? लिखें, डिनोमिनेटर बड़ा वैल्यू छोटी, डिनोमिनेटर बड़ा वैल्यू छोटी। अगली लाइन में लिखें, डिनोमिनेटर छोटा वैल्यू बड़ी, डिनोमिनेटर छोटा वैल्यू बड़ी। ठीक है, अगली लाइन में लिखें, न्यूमिरेटर बड़ा वैल्यू बड़ी, न्यूमिरेटर बड़ा वैल्यू बड़ी। पता है, और इतना तो पता होगा, इसे न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना? बाद में डाउट में लिख दो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होता है। न्यूमिनेटर बड़ा वैल्यू बड़ी, न्यूमिनेटर छोटा वैल्यू छोटी, न्यूमिनेटर छोटा वैल्यू छोटी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बट हमें कौन से पढ़ने हैं? 3, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको उन सबका मास बताने जा रहा हूं। फैक्चुअल इन्फो है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस जो वैल्यू बता रहा हूं साथ साथ लिखो, अगले पेज पे मूव करेंगे। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सर कोई कहे मेरे को ग्राम में लिखना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तब ये हो जाएगा। मास ऑफ 1 प्रोटॉन वो होता है 1.67। कई बुक्स में इसको 1.66 भी लिखा होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटू 10⁻⁻27 kg। कोई कहे नहीं नहीं मुझे तो ग्राम में लिखना है, लिख लो, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं बेटा। इसी को हम लोग 1 AMU भी बोलते हैं,
इसी को हम 1 AMU भी बोलते हैं। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा हैवी होता है, थोड़ा सा ज्यादा हैवी होता है, थोड़ा ज्यादा हैवी होता है। तीसरी बार बता रहा हूं, न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी होता है प्रोटॉन से, बट अप्रोक्सीमेटली अगर देखेंगे तो सेम होता है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो सेम होगा, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली। 10 बार तो बोल दिया बेटा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो मास हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, स्लाइटली हैवी होता है, स्लाइटली हैवी होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है, 1837 टाइम्स, 37 टाइम 1008, यानी कि प्रोटॉन बहुत ज्यादा हैवी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, यस, ठीक है। चलिए, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, क्योंकि कुछ जबरदस्त सी चीज आने वाली है ना। दिल थाम के बैठो मेरे दोस्तों, ठीक है। आपसे कोई मिलने आ रहा है, ठीक है। सर कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कौन है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। यस, है ना। Looking at the glamour quotient of the class, it has been raised a lot, ठीक है। दैट इज आदित्य रॉय कपूर, और ये है आपकी श्रद्धा दीदी। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं आप? श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा दीदी क्यों बोला सर आपने? श्रद्धा कपूर बोलिए, चलेगा ये, ठीक है। लड़के जो है अभी हड़ताल पे जाने वाले थे ना, लड़कियों को बोल दो आदित्य रॉय कपूर है आपके भैया, वो ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे। लड़कों को बोलो सही कि ये श्रद्धा कपूर जो है वो आपकी दीदी है। भाई साहब, लड़कों ने उसी टाइम अपनी चुनरी उतार के, वाइट सी चुनरी पहन लेंगे, ठीक है, बिल्कुल अपनी चूड़ियां जो है वो तोड़ना शुरू कर देते हैं लड़के, उसी टाइम अपनी मांग का सिंदूर हटा देते हैं ना। यस, देखो लड़के खुश भी हो रहे हैं, लड़कों को सब पता है सर, आपको सब पता है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज आरोही। यस यस यस। आइए 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 बात करते हैं, ठीक है। नया टॉपिक हमारा, दैट इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। क्या? कंपैरिजन, ठीक है ना। आपके रिलेटिव जो हैं उन्होंने क्या किया है इस साल? कंपेयर ही तो किया है ना। कंपेयर किया, क्या कंपेयर किया? एक तो शर्मा जी के बेटे ने, है ना, आपके साथ मार्क्स कंपेयर किए होंगे, है ना। एंड इस तरह कई लोग अनफॉर्चुनेटली, है ना, कोई पैसे कंपेयर करता है, कोई मास कंपेयर करता है, कोई मार्क्स कंपेयर करता है। डिफरेंट पीपल कैन डू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। आइए, कोई एक एग्जाम हुआ, ठीक है, उस एग्जाम से पहले, है ना, दोनों की जोड़ी थी, ठीक है, एंड दोनों ने एग्जाम दिया। लड़के को ऐसा लग रहा है कि यार जितना समय मैं बर्बाद कर रहा हूं उतना ही ये भी बर्बाद कर रही हैं, ठीक है, तो दोनों के नंबर भी इक्वल ही आएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। देखिए एग्जाम से पहले की स्थिति आप देख पा रहे हैं, अब देखिए एग्जाम के बाद की स्थिति। यस, ये आ गया है एग्जाम का रिजल्ट, ठीक है। आदित्य रॉय कपूर जी के मार्क्स आए हैं 100 में से 30। अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो गया है। एंड श्रद्धा जी, यस यू गेस्ड इट राइट, शी हैज स्कोर्ड 90 मार्क्स। आदित्य रॉय कपूर जी परेशान है कि ये हुआ तो हुआ कैसे? भाई तुम लड़कियों के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते भाई, ये पेपर में थूक के भी आ जाएंगी ना भाई, तब भी नंबर मिल जाएंगे। टीचर कहेगा थूक, अरे भाई लड़की की दे नंबर, ठीक है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम OMR फिल भी करके आओगे ना, वो कहेगा
OMR में थोड़ा ये ब्लू कलर ना बाहर की तरफ जा रहा है, ये ब्लैक कलर, नंबर नहीं देने इसको, ठीक है। ये OMR शीट खाली छोड़ के आ जाएंगी, खाली भाई, इनको सफाई के नंबर मिल जाएंगे, क्यों सारी OMR शीट खाली है, टीचर खुद भर देगा भाई, खुद भर देगा, तो आप कभी भी इनके चक्कर में मत पड़े, ठीक है। चलिए चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अच्छा चलिए चलिए, रिलेट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन, आई रिपीट इट अगेन, कंपैरिजन, ठीक है। ये जो आदित्य के नंबर हैं, ठीक है, ये हैं उसके एब्सोल्यूट, थोड़ा साइड में लिखता हूं, जगह नहीं है, यही लिखूंगा, आप रब मत करना प्लीज। ये है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब खुद के नंबर, खुद के कितने आए हैं गुरुजी के 30, श्रद्धा जी के कितने नंबर आए हैं जो हमारी आरोही हैं, इनके नंबर कितने आए हैं 90। ये तो है खुद के नंबर, खुद के नंबर। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं इधर देख रहा हूं ना, तो इसकी और इसकी शक्ल देख के मेरी हंसी छूट रही है, ठीक है। बट ये तो है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब खुद के नंबर, इनके 30 आए हैं, ये फेल हो गए हैं और ये अव्वल दर्जे से पास हो गए हैं, ठीक है। बट हम एब्सोल्यूट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मतलब कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर ध्यान से देखना, कंपेयर करके, ठीक है। मुझे एब्सोल्यूट मार्क्स मत बताओ आदित्य के, मुझे रिलेटिव मार्क्स बताओ आदित्य के, रिलेटिव मार्क्स। रिलेट का मतलब कंपेयर करके बताओ। सर किसके मार्क्स को कंपेयर करके बताओ, सॉरी किस से कंपेयर करके बताओ, श्रद्धा से। आइए ऊपर आ जाएगा एब्सोल्यूट मार्क्स ऑफ आदित्य, सॉरी आदित्य के बताने, श्रद्धा के बताने, श्रद्धा के बताते हैं, चलो श्रद्धा के बताते हैं। मैं श्रद्धा के बताना चाह रहा हूं, श्रद्धा के जिसके रिलेटिव मार्क्स बताने हैं उसके मार्क्स ऊपर रखेंगे, जिससे कंपेयर करना है, जिससे कंपेयर करना है, रिलेट करना है, कंपेयर करना है, उसके मार्क्स नीचे रखेंगे। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेटिव मार्क्स ऑफ श्रद्धा इज 3 times more as compared to Aditya? Yes or no? Yes or no? Yes or no? जल्दी जल्दी जल्दी। Relative marks of Shraddha is 3 times that of Aditya. 3 times, 3 गुना। इसके 30 आए हैं, इसके 90 आए हैं, ठीक है। Shraddha has 3 times मतलब 3 गुना मार्क्स ऑफ आदित्य। क्या ये क्लियर है? यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। मैंने लिखा श्रद्धा के मार्क्स आए हैं 3 गुना आदित्य से। रिलेटिव मार्क्स फाइंड आउट करने पर क्या इसके एब्सोल्यूट मार्क्स चेंज हुए? आंसर है नो। सर वो तो 90 आए थे, 90 आए थे, अभी भी 90 है, ठीक है। रिलेटिव मार्क्स चेंज हुए, रिलेटिव मार्क्स। अच्छा ऐसा करते हैं आदित्य का एक बार फिर कंपैरिजन करते हैं। ये 30, ये तो उसके एब्सोल्यूट मार्क्स आए थे, और अनन्या के आए हैं दैट इज सबकी बार 60, ठीक है। अनन्या जी के 60 आए हैं। मुझे अब की बार रिलेटिव मार्क्स अनन्या के बताओ, जल्दी जल्दी। अगर अनन्या के फाइंड आउट करने हैं, ऊपर किसके मार्क्स आएंगे? अनन्या के। नीचे किसके मार्क्स आएंगे? जिससे कंपेयर करना है, वो हमेशा नीचे आएगा। क्या अनन्या के पीछे क्या लिखा था? एस 2 टाइम्स ना, यहां पर लिख दूंगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स लिखा था, यहां पर 2 टाइम्स ऑफ आदित्य, ठीक है भाई। 2 टाइम्स, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया। ये तो देखो टॉपिक समझाने के लिए था, कभी कभी कंपैरिजन लोगों से नहीं अपने आप से भी होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा, अगले साल क्या होने वाला है, ठीक है। इस साल के मान लो मार्क्स आए हैं, 325। अगले साल मार्क्स आने चाहिए, है ना। 250 से 650 की जर्नी के लिए बोला था ना हमने, ठीक है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि
2024 के रिलेटिव मार्क्स 2023 से डबल हैं, यस और नो? यस और नो? ये था नीट 2023 और ये है नीट 2024। बोलिए जल्दी जल्दी। रिलेटिव मार्क्स इन नीट 2024 इज ट्वाइस, दो गुना है एज कंपेयर टू नीट 2023। ठीक है, यस यस यस। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एब्सोल्यूट मार्क्स इस साल आए हैं 325, अगले साल भगवान करे ऐसा ही हो, ठीक है, कि 650 आएंगे? ये एब्सोल्यूट मार्क्स हैं। एब्सोल्यूट मतलब होता है खुद के। ये 650 है, ये 325 है, बट रिलेटिव मार्क्स देखेंगे इस साल डबल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच के समझ के जवाब देना। रिलेटिव मार्क्स नीट 2024 में डबल है एज दैट ऑफ 23। सोच समझ के जवाब देना। रिलेटिव मार्क्स नीट 2023 में कितने हैं? रिलेटिव मार्क्स नीट 2023 में कितने हैं? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। रिलेटिव मार्क्स अगर इधर बात करेंगे तो डबल है एज कंपेयर टू दिस वन, बट अगर इसके रिलेटिव मार्क्स पूछूंगा तो सबने आंसर सही दिया जी। हाफ। समझ गए मेरे ख्याल से, टॉपिक समझ आ गया आपको। आइए मार्क्स से थोड़ा दूर भागते हैं, एक क्लास को देखते हैं। एक क्लास में 5 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। एक का नाम है ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। इन सब का मास दे रखा है। मास समझ, मास ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। इसका 20 किलोग्राम है मास, इसका 40 है, इसका 60 है, इसका 80 है, इसका 100 है। ये बेटा इनका एब्सोल्यूट मास है। एब्सोल्यूट मतलब खुद का। एब्सोल्यूट मास ऑफ ए 20, एब्सोल्यूट मास ऑफ बी 40, एब्सोल्यूट मास ऑफ सी 60, एब्सोल्यूट मास ऑफ डी 80, एब्सोल्यूट मास ऑफ डी ई 100। मुझे रिलेटिव मास बी का बताइए विद रिस्पेक्ट टू ए। कंपेयर किससे किया? ए से। कंपेयर किससे किया? इसका मतलब है इससे कंपेयर किया। जल्दी जल्दी बताओ, आंसर दो। जिससे कंपेयर करते थे उसका मास नीचे, जिसको कंपेयर करते थे उसका मास ऊपर। ये देखो यहां पर भी तो यही किया। जिसको कंपेयर किया, श्रद्धा को कंपेयर किया, उसके मार्क्स ऊपर। जिससे कंपेयर किया उसके मार्क्स नीचे। आंसर आना शुरू हो गया 2। रिलेटिव मास बी का बताना है, ऊपर रखूंगा एब्सोल्यूट मास बी का। किसके साथ कंपेयर करना है? ए से, तो उसका मास नीचे रखूंगा। क्या आंसर 2 आ गया? वेरी गुड। चलो मुझे जल्दी से आंसर दो। रिलेटिव मास, अब की बार फिर दोबारा बी का बताना है। नहीं, बी का नहीं बताना है, हाँ बी का बताना है। चलो विद रिस्पेक्ट टू डी, जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर जिसका रिलेटिव मास बताना है वो न्यूमिनेटर में, जिसके साथ बताना है वो डिनोमिनेटर में। बी क्विक। आंसर आएगा आधा। जिसका मास बताना है वो न्यूमिनेटर में, दैट इज 40। जिसके साथ कंपैरिजन करना है, जिसके साथ कंपेयर करना है उसका मास नीचे। सर आंसर आ गया हाफ। जिसके साथ कंपेयर किया था वो चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, तो रिलेटिव मास चेंज हो गया। पहले रिलेटिव मास बी का आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू ए 2, अब रिलेटिव मास आ रहा है आधा। रिलेटिव मास चेंज हो गया, यस और नो? जिसके साथ कंपेयर कर रहे थे, अगर उसको चेंज कर दिया तो रिलेटिव मास चेंज हो जाएगा। मेरे को आंसर दीजिए यस और नो में, क्या एब्सोल्यूट मास बी का चेंज होगा जब इसके साथ कंपेयर किया, जब ए के साथ कंपेयर किया या डी के साथ कंपेयर किया? क्या एब्सोल्यूट मास बी का चेंज होगा? एब्सोल्यूट मास बी का चेंज होगा
जब बी को कंपेयर किया ए के साथ, बी को कंपेयर किया डी के साथ, क्या एब्सोल्यूट मास चेंज होगा? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब खुद का मास चेंज होगा, खुद का। चैट नहीं चल रही है, चैटे चल रही है, चैटे। सबका आंसर सही है जी, जितना मैं पढ़ पा रहा हूं। शायद अगर पता नहीं हजारों लाखों पता नहीं कितने कमेंट आ रहे हैं, मेरे को खुद भी नहीं पता चल रहा है, ठीक है, बट शायद 99.99% बच्चों का आंसर सही है। आंसर है नो। अरे खुद का मास तो 40 ही रहेगा भाई। देखिए ये देखो, ये देखो, यहां पर श्रद्धा के साथ कंपैरिजन हो रहा था। चलो श्रद्धा का रिलेटिव मार्क्स कुछ हो रहा है, रिलेटिव मार्क्स कुछ हो रहा है, अनन्या के कुछ हो रहा है। अरे भाई इसके मार्क्स तो पहले भी 30 थे, अभी भी 30 ही है भाई। वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, वो थोड़े चेंज, वो तो 30 थे, 30 ही रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी एब्सोल्यूट मास 40 था बी का, वो 40 रहेगा। हाँ रिलेटिव मास चेंज हो जाएगा। अगर इसके साथ कंपेयर करोगे तो 2 आएगा, इसके साथ कंपेयर करोगे तो आधा आएगा, हाफ आएगा, हाफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइन को दिमाग में फिट कर लो, लाइन को दिमाग में फिट कर लो। जब भी किसी का रिलेटिव कोई फेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, रिलेटिव मास का कंपैरिजन करेंगे, जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो उसको चेंज करेंगे, रिलेटिव मास चेंज हो जाएगा। आया यहां पर 2 आया था, यहां पर आया। एब्सोल्यूट मास चेंज नहीं होगा, एब्सोल्यूट मास चेंज नहीं होगा, एब्सोल्यूट मास चेंज नहीं होगा। लिख लो, लिख लो, लिख लो, इसे फायदे में रहोगे, लिख लो, इसे फायदे में रहोगे। क्या बोला मैंने? जिसके साथ कंपैरिजन करोगे अगर उसको चेंज कर दिया तो रिलेटिव मास भी चेंज हो गया जाएगा, रिलेटिव मास भी चेंज हो जाएगा। दोबारा बोलूं, जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो अगर उसको चेंज कर दिया तो रिलेटिव मास भी चेंज हो जाएगा। एब्सोल्यूट मास चेंज नहीं होगा, इसका एब्सोल्यूट मास 40 था, 40 ही रहेगा। इसके साथ रिलेटिव मास कंपेयर करोगे 2 आएगा, इसके साथ करोगे दैट इज हाफ आएगा। लिख लिया होगा भाई। आओ, दोबारा तो नहीं पूछोगे कि मैंने ये लाइन कैसे लिख दी, ये तो नहीं पूछोगे। इतनी वो तो नहीं हो गया कि ये लाइन मैंने कैसे लिख दी, ये तो नहीं पूछोगे मुझसे। पूछोगे तो दोबारा बता देता हूं। हर एक किसी के ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स होते हैं। इसका ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम था तो उसमें Na एटम्स होंगे। अच्छा, इसी लाइन को दोबारा लिख रहा हूं, 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 दोबारा लिख रहा हूं कि Na एटम्स, इसी लाइन को दोबारा लिखा है, का मास 12 ग्राम है। यस सर। एक एटम का मास कितना होगा बाबू? ज्यादा दे रखा है, कम फाइंड आउट करना है तो सर डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, 12/Na ग्राम आ जाएगा। वेरी गुड। क्या हमें एक एटम ऑफ कार्बन का मास पता चल गया? एक एटम ऑफ कार्बन, एक एटम ऑफ कार्बन का मास पता चल गया। यस सर। मुझे एक एटम का नहीं निकालना, मुझे निकालना है 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास हैज मास। एक एटम का मास आ गया। यस, मुझे एक एटम का नहीं चाहिए, उसका 12वां हिस्सा चाहिए, उसका 1/12 चाहिए। तो सर यहां पर 1/12 लिख दो। ये कैसी बड़ी बातें कर रहे हो सर, आप भी ना बच्चों जैसी बातें करते हो। सॉरी बेटा, है ना, तुम्हारे साथ रहता हूं ना तो तुम्हारी जैसी आदतें आ गई हैं। एक एटम का मास निकालना आता है, उसका 1/12 का फाइंड आउट करना है, यानी कि 12 से डिवाइड करना है। मैंने 12 से डिवाइड ही किया, 12 से डिवाइड ही किया। क्या ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या ये 1/Na आ जाएगा? Na की वैल्यू तो पता है ना, पता कहने लगोगे हमें तो Na की वैल्यू भी नहीं पता। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किलोग्राम में करोगे तो पता ही है कि 10⁻27 आ जाना है। यहां पर इसी को 1 AMU भी बोलते हैं या 1 U भी बोलते हैं। सर AMU का मतलब क्या था? एटॉमिक मास यूनिट। U का मतलब है यूनिफाइड मास। मतलब दोनों सेम है, मतलब दोनों सेम है। आज की जो नई नॉमेनक्लेचर है IUPAC का, वो 1 AMU की जगह 1 U रखता है। 1 U 1 U 1 U 1 U 1 U। हाँ, ये मास ऑफ 1 प्रोटॉन है, बिल्कुल बिल्कुल मास ऑफ 1 प्रोटॉन है।
क्या मैं दोबारा इसी लाइन को, यही हमारा MIT है, यही हमारा MIT है, यही हमारा MIT है, थोड़ा अच्छे तरीके से कर लें, बट ये ऐसे अच्छा लगेगा, इस पे लिखूंगा मैं MIT। मैं दोबारा इसी लाइन को बता देता हूं, 1 AMU लिखा हो या 1 U लिखा हो या 1 डाल्टन लिखा हो या मास ऑफ 1 प्रोटॉन लिखा हो, मतलब सभी का एक ही है ये। अगर केजी में लिखना है तो ये, हम वैसे ग्राम में ही रखेंगे, हम वैसे ग्राम में ही सॉरी बेटा, केजी लिखना था, गलती से हो गया, ठीक कर देता हूं मैं। ठीक है, सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे ये AMU का मतलब क्या है। इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब है यूनिफाइड मास। इसका मतलब है डाल्टन। बेटा चाहे ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, मतलब सबका सेम ही है। ठीक है, ठीक है, क्या ये समझ आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? पूरे पीरियोडिक टेबल में 10-15 सेकंड और आप लिख लें। पूरे पीरियोडिक टेबल में, एक बच्चा कह रहा है मिस्टेक है, बता दीजिए बाबू मिस्टेक क्या है, मैं करेक्ट कर लूंगा। AMU U डाल्टन मास ऑफ 1 प्रोटॉन, सही तो है बेटा, ये 4 है। इसे देखने में तो तुम्हें गलती नहीं हो रही कहीं? 4 है ये, 4। यस, डन सर, डन सर, डन सर, डन सर। पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे या रिलेटिव आयनिक मास फाइंड आउट करेंगे, कंपैरिजन इसी से होगा, कंपैरिजन इसी से होगा, कंपैरिजन इसी से होगा। जैसे देख रहे हो, इस क्लास में बेइज्जती करने के लिए, इस क्लास में टीचर को बेइज्जती कर, लड़कियों की भाई बेइज्जती नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उनकी इज्जत होती है। लड़के बेचारे ऑलरेडी 0 इज्जत पे चल रहे होते हैं, बेइज्जती उन्हीं की होती है। वैसे कई लड़के ही ऑलरेडी नेगेटिव इज्जत में चल रहे होते हैं। जैसे पूरी क्लास में जब भी कंपैरिजन हो रहा है मार्क्स का, कंपैरिजन हो रहा है मार्क्स का, तो आदित्य से कंपेयर किया जा रहा है। क्लास में खड़ा करके श्रद्धा से पूछा, श्रद्धा तेरे नंबर कितने हैं? श्रद्धा कह रही है सर 90 मार्क्स आए हैं मेरे। ठीक है, फिर आदित्य से पूछा, आदित्य से बोला सर मेरे 30 आए हैं। ठीक है, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? आदित्य से किया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है अबे श्रद्धा के तेरे से 3 गुना ज्यादा नंबर आए हैं। ठीक है, तभी कहते थे ना ये मत कर, नहीं तो ये हो जाएगा। ठीक है, आदित्य से फिर अनन्या को खड़ा किया, अनन्या खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ठीक है, अनन्या तुम्हारे कितने आए? कह रही सर मेरे थोड़े से कम आए हैं। आंसू पहुंचते हुए कह रही थोड़े से कम आए, 60 आए, 60। कंपैरिजन फिर आदित्य से किया जा रहा है। ठीक है, क्यों? फिर बोला जा रहा है कि अबे यार अनन्या के भी तेरे से 2 गुना ज्यादा हैं। अनन्या तो आपको पता ही है कितना टैलेंटेड लड़की है। ठीक है, टीवी शोज पे आके अपना हिडन टैलेंट दिखाती है ये। ठीक है, तेरे उससे भी मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, सिमिलरली पूरे पीरियोडिक टेबल में जब कंपैरिजन किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा पीरियोडिक टेबल की क्लास में, पीरियोडिक टेबल की क्लास में जब कंपैरिजन किया जाएगा तो इससे किया जाएगा। यही है वो क्लास का आदित्य, यही है वो क्लास का आदित्य। समझ आ गया सबको? समझ आ गया सबको? चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ, अब किसी को मुश्किल हो ही नहीं सकती। रिलेटिव मास निकालना है इलेक्ट्रॉन का, बताओ कैसे निकालूं? बताओ कैसे निकालूं? सर निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे एब्सलूट मास इलेक्ट्रॉन का, वो हमने फाइंड आउट किया था अभी। नीचे 1 AMU। क्या हमें इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में इतना है? इसका ओए 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 सॉरी, थोड़ा भावनाओं में बह गया था। जो भी था ये 24 था ना। कर लोगे? यस और नो? यस नो, यस नो, यस नो। ऊपर मास इलेक्ट्रॉन का, नीचे 1 AMU। बच्चा कह रहा है सर ये पता कितना आएगा? ये पता कितना आएगा? ये आएगा ये। अरे वाह यार, तू जो भी था ना, आप तू नहीं, आपको तू नहीं बोलना चाहिए, आपको
आप बोलना चाहिए। दिमाग है भाई तेरे में, दिमाग। आई मीन लड़का था लड़की थी, हमारे लिए बेटा सब सेम ही होते हैं। जल्दी जल्दी बताओ। ओए ये तुम्हारा कुछ नहीं पता, बाद में डाउट सेक्शन में लिख दोगे ये ई नेगेटिव क्या है, तो मैं लिख दूं मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। ऊपर क्या आएगा सर? ऊपर एब्सोल्यूट मास प्रोटॉन का, जिसका रिलेटिव मास फाइंड आउट करना है उसका एब्सोल्यूट मास ऊपर आएगा, प्रोटॉन। नीचे 1 AMU। मजा आ जाए अगर तुम इसका आंसर दे दो तो, मजा आ जाए तुम इसका आंसर दे दो तो, मजा आ जाए तुम इसका आंसर दे दो तो। आप तो सर अभी बोल ही रहे हो, बच्चों ने आंसर देना भी शुरू कर दिया 1। अबे 1 AMU ही तो प्रोटॉन का भी मास था, प्रोटॉन का भी मास था 1 1 1 1। अच्छा मुझे एब्सोल्यूट मास न्यूट्रॉन का फाइंड आउट करके दिखाओ, न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली कर दो, चलो एग्जैक्ट नहीं करना, अप्रोक्सीमेटली 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 अप्रोक्सीमेटली। ऊपर किसका मास आएगा सर? न्यूट्रॉन का। नीचे किसका मास आएगा सर? 1 AMU। क्लास का आदित्य कौन है? 1 AMU। क्लास का आदित्य कौन है? 1 AMU। क्या ये 1 ही आएगा? क्यों? क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऑलमोस्ट। भाई ये भी सेम है, ये भी सेम है, तभी 1 लिखा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसी कारण अप्रोक्सीमेटली 1 लिखा है। 1 1 1 1 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ अगला टॉपिक शुरू करते हैं। पहली बात बताओ, क्या इसकी डेफिनेशन मेरे बिना बताए आपको समझ आ गई? मेरे बिना बताए आपको समझ आ गई कि नहीं आई? पहली बात बताओ, हम फाइंड आउट कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखेंगे RAM। पहली बात, क्या ये रिलेटिव मास है? ये रिलेटिव मतलब कंपेयर किया जा रहा है। यस। किसका है सर? एटम। सर आप भी बच्चों जैसी बातें करते हो, एटम लिखा है तो एटम का होगा ना। अरे यार तुम गुस्से से क्यों जवाब दे रहे हो? एक एटम का है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं है, आदित्य के पास चलते हैं, इस बेचारे के एब्सोल्यूट मार्क्स तो 30 आए हैं, कोई इससे मार्क्स नहीं पूछ रहा, सब ये कह रहे हैं अबे तेरे श्रद्धा से 3 गुना कम है यार, अबे तेरे अनन्या से भी 2 गुना कम है यार, क्या हो गया भाई तेरे को, क्या हो गया तेरे को? वो कह रहा है मेरे मार्क्स भी तो पूछो, कह रहा है कोई मतलब नहीं है, हम रिलेटिव कंपैरिजन खेल रहे हैं। अरे भाई साहब, ठीक है जी। पहली बात तो ये रिलेटिव मास है, किसका? 1 एटम का। जल्दी से बताओ, क्या इसका फॉर्मूला आप लोगों ने मेरे से पहले बना लिया कि नहीं? सिर्फ यस और नो, यस और नो, यस और नो। क्या ये फॉर्मूला आपको पता था? हां या ना? हां या ना? सिर्फ यस और नो में बताएंगे आप, सिर्फ यस और नो में। क्लास का आदित्य कौन है? 1 AMU। क्या यह फॉर्मूला आपको पता था? यस नो, यस नो, यस नो। (95 to 97% बच्चे जो है वो यस बोल रहे हैं, 2-3% बच्चे जो है वो नो भी बोल रहे हैं, बीच में भी आए होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे, वो भी हो सकते हैं। यस 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 यस। आइए, मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, बस उसको अपने माइंड में रख लीजिए, चीजें क्लियर ही क्लियर है। देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो है ना, ये दैट इज एटॉमिक मास, यही रिलेटिव एटॉमिक मास है, यही रिलेटिव एटॉमिक मास है, यही रिलेटिव एटॉमिक मास है। जल्दी से बताओ, अगर मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है हीलियम का, तो वो क्या होगा? ऊपर आएगा एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, नीचे क्या आएगा? 1 AMU। दोनों को डिवाइड करने के बाद, दोनों को डिवाइड करने के बाद, ये थोड़ा हीलियम अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ, अच्छे तरीके से लिख दूं, He, वैल्यू 4 ही आएगी। बोलो भाई क्लियर है ये? बोलो भाई क्लियर है ये? बोलो भाई क्लियर है ये? यस नो, यस नो, यस नो।
अगर मैं किसी का भी सिंबल दे दूं आपको, हीलियम का, ऑक्सीजन का, सल्फर का, फास्फोरस का, लिथियम का, सोडियम का, आयरन का, मैंगनीज का, किसी का भी, क्या आप मुझे उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बता सकते हो? क्या आप मुझे उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बता सकते हो? क्या आप मुझे उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बता सकते हो? बेटा इसका कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, अगर वो क्लियर है तो यस लिखेंगे, प्रॉब्लम है तो नो लिखेंगे, प्रॉब्लम है तो नो लिखेंगे। क्या क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1 एटम ऑफ हीलियम इज 4 टाइम्स हैवी। हैवी मतलब क्योंकि मास कंपेयर कर रहा हूं ना, हैवी एज कंपेयर टू 1 AMU या 1 U या 1 डाल्टन सॉरी। बोलिए ये लाइन क्लियर है? अरे यही लाइन तो है यार, यही वाली लाइन को तो दोबारा लिखा है, यही वाली लाइन को तो यार लिखा है, श्रद्धा के 3 गुना मार्क्स हैं आदित्य से। बस यहां पर मार्क्स की बात हो रही थी, वहां पर मार्क्स की बात हो रही है। कहां गया? यस 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 यस, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैंने आपको सिंबल बता दिया है ऑक्सीजन का। मुझे RAM ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखो, वैल्यू लिखो, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू लिखो, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू लिखो, और ये भी लिख के बताओ, इस लाइन को भी कंप्लीट करो। इज डैश टाइम्स, 3 क्वेश्चन दिए हैं, फॉर्मूला, वैल्यू, डैश, हैवी एज कंपेयर टू 1 AMU, एज कंपेयर टू। कर लेंगे तो यस लिखिएगा, कर लेंगे तो यस लिखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है आपका, पहला पहला पहला। सेकंड क्वेश्चन, सल्फर का RAM लिखो, RAM लिखो, फॉर्मूला, वैल्यू, और बस इतना ही कर लो। चलो यस 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 यस। क्वेश्चन आप कर रहे हैं, सभी जाने सही कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड। एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लास का आदित्य कौन है? दैट इज 1 AMU। कंपैरिजन हमेशा आदित्य रॉय कपूर से ही होगा। आंसर क्या आएगा? 16। आंसर क्या आएगा? 16। आंसर क्या आएगा? 16। क्या यहां पर 32 आएगा? ऊपर वही आना ना, एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय 1 AMU, डिवाइडेड बाय 1 AMU। अगर मैं कहूं कि इसका MIT, इसका फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन आपको सब पता है, क्या आप मेरे से एग्री करेंगे? मेरे टॉपिक बढ़ाने से पहले ही आपको टॉपिक पता है। दिस इज बिल्कुल उसी लैंग्वेज में लिखूंगा जैसे ऊपर लिखा है, ताकि आपको समझने में मुश्किल ना आए। यस, दिस इज रिलेटिव मास, RMM से लिखा जाएगा। किसका? 1 मॉलिक्यूल का। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM ऑफ, या तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड का होगा। अब मुझे वो पता नहीं बेटा। एलिमेंट का कब होता है? जब दोनों एटम सेम होते हैं। कंपाउंड का कब होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम अलग अलग के होते हैं। ऊपर आ जाएगा एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय, कंपैरिजन किससे होगा? 1 AMU से। बोलो भाई, ये डेफिनेशन आपको पता थी? सिर्फ एटम की जगह मॉलिक्यूल आ गया। इसका मॉलिक्यूलर मास ही RMM होगा। शाबाश बेटा, शाबाश, वेल डन। मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाया, वेल डन बेटा, एब्सोल्युटली राइट। बोलो भाई लोग,
क्या हमें इसका GMM निकालना आता है? GMM निकालना आता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, वही इसका RMM होगा, वही इसका RMM होगा। बस ग्राम मत लिखना, बस ग्राम मत लिखना, यूनिट नहीं होगा ना, यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस होगा, बताइए। अच्छा आइए इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स 32 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, कितना आएगा? 64 आएगा। क्या RMM ऑफ SO2 ऊपर आएगा एब्सोल्यूट मास ऑफ SO2, और कंपैरिजन किससे होगा? हमेशा 1 AMU से। क्या ये वैल्यू 64 ही आएगी? बोलिए यस और नो। यूनिट नहीं लिखना, RMM में यूनिट नहीं लिखना, क्योंकि ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ऐसे बोल सकता हूं? क्या बोलूंगा इसे? वन, वही पीछे वाली लाइन यूज करता हूं। वन, हाँ, वन मॉलिक्यूल ऑफ SO2 is 64 times heavy as 1 AMU। बेटा 1 AMU लिखा हो, 1 U लिखा हो, 1 डाल्टन लिखा हो, बात एक ही है। एक बच्चा कह रहा है ये 64 कैसे आया? बेटा आप लास्ट क्लास रिवाइज कर लो, आज टाइम दीजिएगा और लास्ट क्लास रिवाइज करिएगा, आपको पता चल जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास 64 कैसे आया। जो GMM होगा वही RMM होगा, विदाउट ग्राम, विदाउट ग्राम, विदाउट ग्राम, विदाउट ग्राम, विदाउट ग्राम, ये विद ग्राम है। सॉरी, विद ग्राम, ये विदाउट ग्राम, तो मैंने 64 लिख दिया उसे। आओ क्वेश्चन को कंप्लीट करो आप सब लोग। मुझे इसका RMM निकाल के दिखाओ, मुझे इसका RMM निकाल के दिखाओ। पहला क्वेश्चन है फाइंड RMM। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड, नहीं वो वाला नहीं कर पाएंगे, वो वाला नहीं कर पाएंगे अभी, बस यही कर पाएंगे। करो करो, इतना करो, जल्दी जल्दी बताओ। आंसर आ गया सबका? सब बच्चे कह रहे हैं कि RMM होगा, जो GMM होगा वही RMM होगा, बस ग्राम नहीं लगाना सर। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कहूं क्लास आप, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर आप ध्यान से क्लास को ऑब्जर्व करें, ध्यान से क्लास को ऑब्जर्व करें, जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था, कईयों को ऐसा भी लग रहा होगा टाइम की वेस्टेज है, क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्यों किया, ये क्यों किया, या ये क्यों किया, या ये क्यों किया, है ना। 4 पेज, कम से कम 15-20 मिनट इस पे लगे होंगे, बट आपको फायदा दिखा होगा यहां से। ये आपने किया है, मैंने नहीं, 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 ये आपने किया है, मैंने नहीं। वो 4 पेज मैंने पढ़ाए थे, वो 4 पेज आदित्य वाले वो मैंने पढ़ाए थे, मैं मानता हूं, वो मैं बात मानता हूं, ठीक है। बट उसके बाद क्लास को आप डिराइव कर रहे हो। अगर मैं कहूं अगले टॉपिक का सिर्फ नाम बताऊंगा, नाम, और आप अपने आप क्वेश्चन कर लोगे, आप अपने आप क्वेश्चन कर लोगे, आप अपने आप क्वेश्चन कर लोगे, ये टॉपिक क्या है, इसमें लिखना क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? दिस इज रिलेटिव मास ऑफ वन आयन। सही कह रहा हूं ना? यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो ग्राम फॉर्मूला मास है ग्राम में, वही रिलेटिव आयनिक मास है। बस ग्राम नहीं लगाना, आपकी बार ग्राम नहीं लगाना, ग्राम नहीं लगाना, ग्राम नहीं लगाना। सर इसका फॉर्मूला बताओ, रिलेटिव आयनिक मास ऑफ आयन। अगर मैं कहूं ऊपर आएगा एब्सोल्यूट मास ऑफ आयन, नीचे आएगा
1 AMU या 1 U या 1 डाल्टन? ग्राम फॉर्मूला मास या फॉर्मूला मास? सही है, सही 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 सही। चलो मुझे जल्दी से 10 सेकंड और ले लो जिन्होंने नहीं लिखा होगा। होमवर्क डिस्कस करिए, डिस्कस करके जाएंगे होमवर्क, बिना होमवर्क डिस्कस किए नहीं जाएंगे। मुझे जल्दी से इसका RIM बताइए, NaCl का, अगर इसका GFM 58.5 ग्राम है। एक तो ये बताओ, दूसरा इस फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करो। फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करो। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। बच्चे कह रहे हैं सर यहां पर भी ये आएगा, यहां पर भी ये आएगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। क्लास को आप डिराइव कर रहे हो, फिर भाई मैं नहीं। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में कंपैरिजन किससे हो रहा है? दैट इज 1 AMU से। किससे कंपैरिजन हो रहा है? 1 AMU से। 1 AMU है क्या? मास ऑफ 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से होमवर्क डिस्कशन करते हैं। कुछ टॉपिक और बताना था बट कोई बात नहीं, कल डिस्कस करेंगे। कहाँ गया होमवर्क, कहाँ गया बे? हाँ ये रहा। आइए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है क्या? पहले क्वेश्चन पढ़ तो लें, सॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले पढ़ेंगे। एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, देख रहे ग्राफ में हर एक क्वेश्चन की वैरायटी देखिए। स्टेटमेंट बेस्ड है, सिंपल ABCD वाला है, ग्राफ बेस्ड है, सेंसर रीजनिंग, सब कुछ कर रहे हैं भाई हम। ग्राफ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं। इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। एलिमेंट A से G और H का मतलब हाइड्रोजन है। ABCDEFG तो दे रखा है, H का मतलब हाइड्रोजन है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होंगे? DH4I में। पहले न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। मुझे D में न्यूट्रॉन्स बताओ सर। D में है सर 6 इंटू नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 1। D के एक एटम है। H4 एक हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 0 आएगा। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 4 है सर। 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 ही रहता है। E में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, E में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है। 8 नजर आ रहा है सामने, नजर आ रहा है सामने। 8 इंटू 1 ये आएगा भाई 8 और 6 14। क्या ऐसे ही आप A to E का कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। A में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सर 0 से 2 के बीच में है, 1 ही होगा सर, ये 1 ही होगा। 1 1 1 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 2। E में नंबर ऑफ एटम्स सॉरी न्यूट्रॉन्स 8 इंटू 1, एक है E यहां पे 10 हो गया। ऐसे बाकियों के करेंगे बट बाकी दोनों को मैं थिंक विदाउट इंक से करूंगा। G के कितने दे रखे हैं? 12 12 इंटू 1 12 हो गया। E के 8, 12 और 8 20 हो गया भाई, इसका 20 हो गया। 20 DE2 एक D में 6 दे रखा है, 6 इंटू 1 6 हो गया। E में नहीं, हाँ ये हो गया 8 8 इंटू 2 16 16 और 6 22 आएगा यार। तो सबसे ज्यादा किस में आए? सबसे ज्यादा ही पूछे हुए थे, सबसे ज्यादा ही पूछे हुए थे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया 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 बढ़िया। आइए आगे बढ़ते प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने। यहां पर नाइट्रोजन नहीं दे रखा, नाइट्रोजन का आइसोटोप दे रखा है, ये वाला ये वाला ये वाला।
आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग 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 होता है। तो यहां पर दे रखा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। कर लेते हैं यार, पहले प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन। पहले प्रोटॉन देखो, डी का ये होता है, ओ का भी आइसोटोप दे रखा है, कार्बन का भी आइसोटोप दे रखा है। चलो चेक करना शुरू करते हैं, आओ भाई जल्दी जल्दी आओ, थिंक विदाउट इंक से करो। सबसे पहले प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर होता है 7 × 1 क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है। ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर 1 × 3 क्योंकि सर ये 10 आ गया, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते थे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सर ये 9 आ गया × 1 क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है, प्लस दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सर 1 आएगा × 3, सर 12 आ गया। D2O में बात करो, पहले प्रोटॉन 1 है पर 2 D है ना, तो 1 × 2। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सर 10 आ गया, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस माइनस दिस, सर 1 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 2 D दे रखे हैं। दिस माइनस दिस, सर 8 आ गया, 10 आ गया × 1, सर ये भी 12 आ गया। आप इसका भी फाइंड आउट करके देखेंगे सिमिलरली, 10 10 और 12 आएगा, आंसर आ जाएगा ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। सिलेक्ट आइसोटोनिक, आइसोटोनिक वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता था, दिस माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 45, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 45, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 7। सर आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीस, ऑल ऑफ दीस, ऑल ऑफ दीस, ऑल ऑफ दीस, ऑल ऑफ दीस। खत्म? नहीं, एक और है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। यहां पर तो 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन यहां लिख रहा हूं, न्यूट्रॉन यहां रखना, 2 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन क्या होता है, दिस माइनस दिस, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन दिस माइनस दिस, सर यही आंसर है। प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन क्या होता है, दिस माइनस दिस, सर 2। और इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें प्रोटॉन कितने आएंगे, 2, न्यूट्रॉन 0, क्योंकि यहां से कैलकुलेट करना ना, 1 - 1 0, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हो गया है ना। कुछ होमवर्क के लिए भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको आप करके लाइएगा, ये नोट्स में ही लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। आइए बात करते हैं, सिर्फ 3 मिनट, इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा क्योंकि आपकी 1:15 पे क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज मैंने टाइम ज्यादा क्यों लिया है, क्योंकि 15 मिनट क्लास लेट आपकी स्टार्ट हुई थी, कारण टेक्निकल था, मेरा रीजन नहीं था। कोशिश करेंगे अगली बार से ऐसा ना हो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यस। प्लीज 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 प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आई हार्डली रिक्वेस्ट यू, प्लीज यूज दिस, प्लीज। ये आपके लिए बताया जा रहा है, टीचर ऑर्डर देते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। मैं वही टीचर हूं जो थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि मैं आपको डांट भी सकता हूं, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। यही होना चाहिए, कभी प्यार और कभी फटकार, सिलेक्शन उसी से होगा, ना अकेले प्यार से ना अकेले फटकार से, ठीक है। आइए दूसरा बात यूज करते हैं, एयर प्लग्स। बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है यार पढ़ते टाइम, दैट इज के जैसे मैं बात करूं एज ए स्टूडेंट तो मतलब कि लाइफ का छोटा पार्ट था जब पढ़ाना शुरू किया, और पता नहीं कितने लंबे समय तक हम लोग रेंट पे रहते रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम रेंट पे रहे हैं, मतलब कि मैंने अपना बचपन और जवानी का भी बहुत बड़ा हिस्सा रेंट पे ही गुजारा है। एक ही कमरा होता था, ठीक है, उसी में सबने सोना है, पढ़ना है, लाइट्स आप बहुत ज़्यादा देर जला नहीं सकते, और छोटा भाई बहन भी थे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था साउंड का, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो साउंड एक ऐसी चीज़ है यार, चाहे मम्मी बोले, गली में कोई सब्जी बेचने वाला करे या छोटा भाई बहन करे, आपका पढ़ाई में ध्यान लगता ही नहीं, आपका पढ़ाई में ध्यान लगता ही नहीं है, ठीक है। तब किसी एक बड़े भैया ने, ठीक है, कजन तो नहीं, फ्रेंड थे, मतलब कि उन्होंने बताया था कि एयर प्लग्स यूज़ किया कर, ठीक है, पढ़ते टाइम, जिससे साउंड जो है वो 80 to 90% रिड्यूस हो जाता है, ठीक है।
यू विल नॉट बिलीव मी, ये इतनी शानदार आदत है कल रात को 3 बजे तक मैं आपकी पीपीटी बना रहा था। आई स्वेयर टू गॉड आई एम नॉट लाइंग एंड आई डू नॉट लाई। रात को भी मैंने ये एयर प्लग पहन रखा था, अभी पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, अभी न्यू वाला निकाल के दिखाता हूँ आपको। रात को एयर प्लग लगा रखा था, सोने आया बेड पे तो उसको ऐसे कंधे पे लगा लिया था, वो सारी रात कंधे पे ही रहा, सारी रात कंधे पे ही रहा वो, ठीक है। ये एयर प्लग्स हैं, ये आप सिंपल गूगल पर सर्च करेंगे एयर प्लग्स वाइल स्टडिंग, ठीक है, आपको ये मिल जाएंगे। मैं आपको एक नया पैकेट जो है वो खोल के दिखाता हूं। मैं हमेशा 2-4 महीनों बाद इनको मंगवा लेता हूं। कॉस्ट है इनकी मुश्किल से शायद यहां पर 20 रुपए लिखी हुई है, बट अगर 10 वगैरह मंगाते हैं तो सस्ते पड़ जाते हैं, Amazon से, फ्लिपकार्ट से, नहीं तो घर के पास केमिस्ट से मंगवा लीजिएगा, जहां से मर्जी। मैं कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मुझे ज्यादा नहीं तो इसको यूज करते हुए 22-23 साल तो हो गए होंगे मेरे ख्याल से, मैं यूज कर रहा हूं पर्सनली इनको, ठीक है। करना क्या है, सिंपल आप इसे लेंगे, ठीक है, ये ऐसे पैक आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी पता क्या है, बच्चों को ये लगाना नहीं आता, बच्चों को ये लगाना नहीं आता। खोल लेंगे ऐसे, 2 एंड होंगे, ध्यान से देखना, ये पहला एंड थोड़ा जूम करके देख सकते हो, ठीक है, ये पहला एंड, इसको आप ऐसे पिचका लेंगे, जितना पिचका सकते हैं, जितना पिचका सकते हैं। एक बच्चा कह रहा आपकी आवाज कैसे आएगी, भगवान तूने मुझे कहां फंसा दिया भगवान। गलती हो गई क्या मुझसे, ठीक है। और ये इसको पूरा पिचकाने के बाद आप इसको एयर में डालेंगे, बहुत पतला कर लेना है इसको, बहुत पतला, पिचक जाएगा बिल्कुल ये, ठीक है। और फिर इसको एयर में रख के थोड़ी देर ऐसे अपने हाथ रखेंगे एयर पे, ये अंदर जाके फूल जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरे वाले को भी सिमिलरली, इसको लगाना ही सबसे बड़ी बात है, लगाना ही नहीं आता लोगों को, और फिर लोग कहते हैं कि इससे साउंड रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। ये भी अपने एयर में लगा लिया और थोड़ी देर रखेंगे इसको, अंदर जाके जब फूल जाएगा तब अपना हाथ हटा लूंगा। नाउ 90 to 95% ऑफ द साउंड जो बाहर से आ रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। 90, अगर आपने सही से नहीं लगाया है तो साउंड रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। बाहर निकालने के लिए बस इसे बाहर निकालिए, ये पुल कर लीजिए, बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। पैक करके अपने इसमें रखिए, ठीक है। 10-15-20 दिनों के बाद आप इसको फेंक दीजिए, नया यूज करिए क्योंकि हाइजीन के लिए, ठीक है। और अपने भाई बहन के साथ ये शेयर मत करिए, उसको दूसरा दीजिए, आप अलग यूज करिए, नहीं तो एयर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। संभाल के रखिएगा क्योंकि थोड़ी सी डस्ट पड़ जाती है, इसी कारण मैं हर 15-20 दिन या महीने बाद, डिपेंडिंग अपॉन के कितना यूज हुआ है, इसको मैं फेंक देता हूं, नया वाला यूज कर लेता हूं। सिर्फ 15 या 20 रुपए का है, मैं कह रहा हूं मुझे पर्सनली यूज करते हुए ये 22 से 23 साल हो चुके हैं, ठीक है। आज भी रात को मैं लगा के सो गया था, मुझे हंसी भी आई जब सुबह मैंने देखा कि यार अच्छा ये तो, हालांकि रात को कोई साउंड नहीं होता, बट फिर भी मैं इसे लगा के रखता हूं कि यार पंखे की आवाज भी ना आए, क्योंकि साउंड जो है वो हमेशा आपको डिस्टर्ब करता ही करता है, ठीक है। सर ये रीयूजेबल है, हाँ 15-20 दिन यूज कर सकते हैं, उसके बाद फेंक दीजिएगा, डस्ट चिपक जाती है तो कान में इंफेक्शन वगैरह हो सकता है, ठीक है। नाम क्या है, आप सिर्फ गूगल पे सर्च करिए एयर प्लग्स वाइल स्टडिंग, इमेज भी मैंने आपको दे दी है। वैसे घर के पास जो केमिस्ट होगा उससे मिल जाएगा 15-20 रुपए का, नहीं तो Amazon, फ्लिपकार्ट, जहां से मर्जी मंगवा लीजिए। यू विल नॉट बिलीव कितना शानदार कंसंट्रेशन और फोकस बनाएगा ये, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, मैंने यूज किया, मुझे पता है कि साउंड कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बोला ना, एक कमरे वाले घर में रहे हैं हम लोग ना, वो भी रेंट पे, तो मुझे पता है आसपास जब सारे क्या बोले बरामदे में रेंट वाले लोग ही हों, 6 कमरे हैं, 6 रेंट वाले लोग हैं, हर एक के 2-2 बच्चे हो गए, 12 बच्चे हो गए, ओ माय गॉड, इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज, ठीक है। बट दिस विल चेंज द गेम, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज इसे यूज करिएगा, ठीक है। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, नहीं यूज करना मत करिएगा। एक महानुभाव ने अभी पूछा था कि आपकी आवाज कैसे सुनाई देगी, भैया क्लास लेते टाइम नहीं सुनना है इसे,
क्लास लेते टाइम हेडफोन लगाने हैं, ठीक है, वो रूल्स ऑफ द क्लास में लिखा हुआ है, तब जब आप घर पे बैठ के रिवाइज कर रहे हैं, नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो डाउट ग्रुप में पूछिएगा, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा, बट कोशिश करिएगा अगर आपका डाउट किसी के साथ सेम है तो सेम डाउट पे क्लिक कर दे, नया दोबारा वो क्वेश्चन ना पूछें, ठीक है। एक बार देख लिया करें जिसने जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।